टू माय चैनल सरस्वती स्क्वायर। आज हम देखेंगे द स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म। ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, हमारे जो मसल फाइबर्स हैं वो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, उस मैकेनिज्म को, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या हुआ था कि 1950s, मिड ऑफ द 1950s में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है उन्हें पहले लगा कि जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो एक्टिन मायोसिन है, ये दो रेगुलेटरी प्रोटीन है हमारे मसल्स के, ठीक है, जो एक्टिन मायोसिन है उनकी लेंथ जो है शॉर्ट हो जाती है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान और रिलैक्सेशन के दौरान लंबी हो जाती है। ठीक है, उन्हें ये लगा, पर उन्होंने जब देखा माइक्रोस्कोप के अंडर कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, एक्टिन और मायोसिन की लेंथ तो सेम ही है, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं है जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ की वजह से इस मैकेनिज्म को आगे जब पता लगा कि क्या रीज़न था, तो उस चीज़ को नाम दिया गया द स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म। इसमें ओवरऑल क्या होता है वो बता देती हूँ कि एक मसल फाइबर है आपका, ठीक है, मान लो ये है, ठीक है, एक मसल फाइबर है और यहाँ पे ये थिक फिलामेंट ऐसे मैं दिखा रही हूँ। थिक फिलामेंट क्या है आपका? मायोसिन है, ठीक है, और बीच में ये थिन फिलामेंट, और ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से जिगजैग पैटर्न में होता है ये, ठीक है, यहाँ पे ऐसे होता है जिगजैग पैटर्न पे, ठीक है, ऐसे होता है। और फिर से यहाँ पे ये थिन फिलामेंट्स आ गए, इधर से भी थिन फिलामेंट और अगेन यहाँ पे थिक फिलामेंट। तो कुछ इस तरीके से क्या है, सारा जो प्रोसेस है वो इस तरीके से होता है। फिर से ये अगेन रिपीटेटिव है। तो क्या पता लगा बाद में कि ये मायोसिन और ये एक्टिन आपका थिन फिलामेंट की जब स्लाइडिंग कैसे होती है, ये जो मायोसिन होता है, मायोसिन का जो हेड है ये एक्टिन के साथ बाइंड होके एक्टिन को अंदर की तरफ खींचता है। किधर खींचता है? अंदर की तरफ खींचता है। तो ये जो इसे हम बोलते हैं जेड डिस्क, ठीक है, जेड डिस्क बोलते हैं, जो कि सार्कोमेयर में है। ये एक सार्कोमेयर की बात हो रही है। तो ये जो जेड डिस्क है ये अंदर की तरफ आ जाते हैं, इनके बीच में डिस्टेंस शॉर्ट हो जाता है, पर आपका मायोसिन और एक्टिन की लेंथ उतनी की उतनी रहती है, क्योंकि ये जो एक्टिन है, ठीक है, ये मायोसिन को, सॉरी, ये जो मायोसिन है ये एक्टिन को हेड के साथ बाइंड होके इस एक्टिन को अंदर की तरफ खींचती है, और जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, हमें देखने को मिलता है। तो इस केस में आपने देखा कि ना तो इसकी लेंथ में फर्क पड़ा, ना तो इसकी लेंथ में फर्क पड़ा, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो गए। एक्टिन जो था मायोसिन के ऊपर स्लाइड होके आ गया, तो सार्कोमेयर आपके छोटे हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। ठीक है, तो अभी हम आपको कुछ छोटी सी चीजें हैं वो बता देती हूँ। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे बात की सार्कोमेयर की, सार्कोमेयर, ठीक है, सार्को क्या है? सार्को का मतलब होता है फ्लैश, ठीक है, जो हमारी बॉडी का सॉफ्ट पार्ट होता है, या आप जो लोग नॉन वेज खाते हो, ठीक है, तो उन्हें भी पता ही होगा, फ्लैश, ठीक है, सॉफ्ट पार्ट ऑफ द एनिमल और ह्यूमन, ठीक है, तो उसे हम बोल देते हैं सार्को, ठीक है। तो इसीलिए जो भी मसल्स में हमारी जितनी भी चीज़ होती है, नॉर्मली ये हमारा सेल होता है, दूसरी बॉडी से कंपेयर करें, पर हमारा जो मसल फाइबर होता है वो इस तरीके के शेप का होता है, ठीक है। यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम बोलते थे इसे, मसल सेल के इसमें हम इसे क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा बोलते हैं, नाम में फर्क है। अंदर जो था वो उसे हम बोलते थे साइटोप्लाज्म, यहाँ भी हम अंदर जो है उसे बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। और एक सेल के अंदर बहुत सारे आपके ऐसे थिक थिन फिलामेंट होते हैं, बंडल्स में एक एक सार्कोमेयर में होते हैं, ठीक है, बहुत सारे
आपका न्यूक्लियस हो गया यहाँ पे साइड पे, बाकी जो ऑर्गेनेल्स हो गई जैसे उसमें होता है वैसे होता है, बस यहाँ पे क्या होता है एक्टिन और मायोसिन होता है, उनके बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर ओवरऑल बात की जाए तो कुछ इस तरीके से अगर हम एक मसल को लेके देखें तो ऐसे कुछ लेंथ होगी और इस तरीके से कितने सारे होते हैं। ठीक है, मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, कुछ इस तरीके से होंगे। ठीक है, अगर इस एक चीज को निकाल के देखें तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत सारे आपके क्या है अंदर, सार्कोमेयर। सार्कोमेयर आपका बेसिक यूनिट है। ठीक है, मसल फाइबर का, मसल्स का। जैसे सेल हमारा बेसिक यूनिट है, न्यूरॉन हमारा नर्व का बेसिक यूनिट है, तो अगर मसल्स की बात करें तो सार्कोमेयर बेसिक यूनिट है। ठीक है, मसल्स का। तो ऐसे एक मसल है, उसके बीच में बहुत सारे सार्कोमेयर है और बाहर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारा। ठीक है, जिसे हम बोल देते हैं सार्कोलेमा, बीच में सार्कोप्लाज्म है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम अंदर की तरफ देखते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। अब सार्कोमेयर आपको पता लग गया कि किस तरीके से है, यहाँ पे बना लेते हैं। पहले ये ज़िगज़ैग शो कर देती हूँ। ठीक है, ये आपका ओके, ये एक पार्ट है, यहाँ से भी यहाँ पे आपका इसे फील करना फील कर दो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ये जो है आपका, इसे हम बोलते हैं मायोसिन। ठीक है, जो कि है थिक फिलामेंट। ये जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं एक्टिन, जो कि है थिन फिलामेंट। ठीक है, ये हमारा जेड डिस्क है जिसके साथ थिन फिलामेंट अटैच रहता है, जेड डिस्क। ठीक है, यहाँ पे कुछ बैंड्स हैं जिनके नाम आपको पता होने जरूरी है, वो देख लेते हैं। बैंड के हिसाब से हमने नेमिंग की हुई है यहाँ पे। ये तो पहले जो मिडल वाला पोर्शन है ये हमारा एम लाइन है। ठीक है, जहाँ पे आपका क्या होता है, मिडल वाली लाइन पे ही तो जो थिन फिलामेंट है वो स्लाइड ओवर होके पास आते हैं। ठीक है, तो ये एम लाइन है। ये जो थिक फिलामेंट है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट है, इसे हम बोल देते थे एच बैंड, जहाँ पे थिक फिलामेंट है। और जहाँ पे आपका ये पोर्शन थिक नहीं है, सिर्फ थिन फिलामेंट है, ओनली थिन फिलामेंट, इसे हम बोल देते हैं आई बैंड। क्या बोलते हैं, आई बैंड। याद कैसे रखना है, एच मोटा सा होता है तो आपका जो थिक फिलामेंट है वो एच बैंड है, और थिन आई पतला है काफी, तो थिन फिलामेंट आपका आई बैंड है। ठीक है, और वो पोजीशन जहाँ पे ये जो है, अगर पूरे थिक पोर्शन को लूं मैं, पूरा जो थिक पोर्शन है, अब यहाँ पे ये थिन फिलामेंट भी इंक्लूडेड आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा सा, जो पूरा थिक फिलामेंट है इसे हम बोल देते हैं ए बैंड। क्या बोलते हैं, ए बैंड। आपका एच बैंड हो गया, आपका ए बैंड हो गया और आपका आई बैंड हो गया। तो इस तरीके से हमने नेमिंग की हुई है इनकी। और एक बात थी इसमें बताना ज़रूरी लगा, जैसे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, एग्जैक्टली यू नो, तो मसल सेल्स में जो ये काम करता है उसे हम बोलते हैं मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन ये ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, कैल्शियम रिलीज होता है, तो हर स्टेप में एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, और एटीपी की सिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन मस्ट बी नीडेड। तो मायोग्लोबिन प्रोटीन है जो मसल सेल में प्रेजेंट होगा, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब अलग से अगर मैं थिक फिलामेंट को देखूं तो वो कैसा है, मैं यहाँ पे थिक फिलामेंट बना रही हूँ, थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एक बार में पता लग गई ना, तो फिर आगे का प्रोसेस तो इजी ही है। थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर हॉकी की तरह होता है, कुछ इस तरीके से होता है।
ठीक है, इसे मैं फिल कर देती हूँ। ठीक है, ये अगर देखो तो होकी लाइक स्ट्रक्चर है ना, होकी लाइक स्ट्रक्चर आपका क्या थिक फिलामेंट। उसके बाद ये थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर था। अगर हम थिन फिलामेंट को देखें तो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, कुछ कुछ ऐसे उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये जो है ये है ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, और इसके ऊपर कुछ इस तरीके से लगा होता है। अब मैं जस्ट पूरा कवर नहीं कर रही, ऐसे ही बता रही हूँ आपको। ठीक है, ये आपका क्या है, पूरा एक्टिन से कवर है। ये जो बनाया है ये क्या है, एक्टिन। ठीक है, और ये ट्रोपोमायोसिन है और एक्टिन है। उसके बाद यहाँ पे कुछ शीट लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे पड़ा होता है। ये जो है आपका ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जो है वो ट्रोपोमायोसिन को मतलब कंट्रोल करके रखता है कि कब उसने, बताती हूँ, यहाँ पे ये जो एक्टिन है, एक्टिन पे यहाँ पे मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है। ठीक है, मायोसिन बाइंडिंग साइट हर एक्टिन में है, वो हर एक्टिन में है। अब अगर ऐसे देखो तो ये ट्रोपोमायोसिन जो है इसने इस मायोसिन एक्टिव बाइंडिंग साइट को कवर करके रखा होता है। ठीक है, कवर करके रखा होता है, पर जब मायोसिन आता है इसके साथ जुड़ने के लिए, ठीक है, वैसे तो जुड़ नहीं पाता क्योंकि ट्रोपोमायोसिन इस मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर करके रखा होता है। तो ट्रोपोनिन क्या करता है उस टाइम पे, कैल्शियम आके जब इसके साथ लगता है, ट्रोपोनिन के साथ आके कैल्शियम लगता है, तो कैल्शियम ट्रोपोमायोसिन को दूर कर देता है मायोसिन बाइंडिंग साइट से। तो आपका मायोसिन फ्री हो गया बाइंडिंग साइट। तो इस बाइंडिंग साइट पे मायोसिन हेड आके, ये वाला हेड यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर देखूं तो इस तरीके से ये दोनों अटैच हो जाते हैं। जब ये जो है मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्टिन में ये फ्री हो जाता है। ठीक है, तो ट्रोपोमायोसिन को कब बाइंडिंग साइट को कवर करके रखना है और कब इसे दूर ले जाना है, ये ट्रोपोनिन कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, तो ट्रोपोमायोसिन कब अनकवर करता है मायोसिन बाइंडिंग साइट को, जब कैल्शियम आके लगता है उसके साथ। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स थे, ये समझना जरूरी था। अब हम जाते हैं स्टेप्स की तरफ। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है एटीपी हाइड्रोलिसिस। एटीपी हाइड्रोलिसिस स्टेप में क्या होता है, आपका ये जो हेड है, ठीक है, ये जो हेड है यहाँ पे होता है एटीपी बाइंडिंग साइट। क्या होता है, एटीपी बाइंडिंग साइट। और यहाँ पे एक एंजाइम पड़ा हुआ होता है, वो है एटीपेज। जब एटीपी आके मायोसिन के हेड पे लगता है, ठीक है, मायोसिन पे लगता है इस पोर्शन पे, एटीपी बाइंडिंग साइट पे, तो वो एटीपी जो है, अब एटीपी आकर लगा यहाँ पे और यहाँ पे तो था एटीपेज, तो एटीपी आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, एडीपी और फॉस्फेट में। ठीक है, एटीपी और फॉस्फेट में। एक बात याद रखना, एटीपी ब्रेक डाउन हो गया एटीपी और फॉस्फेट के साथ, पर ये दोनों एटीपी और फॉस्फेट अभी भी इसी के साथ लगे होंगे। ठीक है, इसी के साथ लगे होंगे, यहाँ पे एडीपी भी है और फॉस्फेट भी है। ठीक है, इस स्टेप को हम बोल देते हैं एटीपी हाइड्रोलिसिस। ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन होने वाली है तब। अब कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक तो ये एटीपी वाली चीज भी जरूरी थी, और सेकंड, अब ये एटीपी हेड तो रेडी हो गया है,
एक्टिव हो चुका है बाइंड होने के लिए एक्टिन के साथ, ठीक है। अब वहां पे ये क्या हुआ, कैल्शियम भी आ गया, दो चीजों की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलिसिस की और यहाँ पे कैल्शियम आके ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हुआ और ट्रोपोनिन ने यहाँ पे अब क्या कर दिया, आपके एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसे अनकवर कर दिया, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन को दूर कर दिया इससे, और ये अब यहाँ भी अनकवर हो गया और इधर ये भी रेडी है बाइंड होने के लिए। तो अब सेकंड में क्या आ जाएगा, मायोसिन बाइंड टू एक्टिन एंड फॉर्म क्रॉस ब्रिज, ठीक है। क्या होगा, अब ये जो मायोसिन है इसके साथ एक्टिन आके लग चुका है, ये जस्ट ऐसे एक छोटा सा पोर्शन ले लो कि ये है ऐसे, ठीक है, ये आपका थिक फिलामेंट, ये थिन फिलामेंट है, ये आके लग गया। जब ये क्रॉस ब्रिज बनेगा उस टाइम पे मैंने अभी क्या बोला था, जब एटीपी हाइड्रोलिसिस हुआ तो इस पे क्या है, एटीपी और फॉस्फेट अभी भी लगा हुआ है, तो जब ये एक्टिन और मायोसिन के बीच में क्रॉस ब्रिज हो जाएगी तो उस टाइम पे आपका क्या रिलीज हो जाएगा आपका फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप आपका रिलीज हो जाएगा। ओके, अभी भी याद रखना फॉस्फेट तो रिलीज हो गया, क्रॉस ब्रिज जैसे फॉर्म किया दोनों ने उस टाइम पे, पर एडीपी अभी भी लगा हुआ है। तो थर्ड हमारा स्टेप आ जाएगा पावर स्ट्रोक, ठीक है। पावर स्ट्रोक में क्या होगा कि ये ऐसे क्रॉस ब्रिज बन चुका है यहाँ पे, ठीक है, और हमारा जो एडीपी लगा हुआ है, ठीक है, तो वो कहाँ पे, यहाँ पे मान लो कि सपोज यहाँ पे एडीपी लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसे बना देती हूँ, यहाँ पे एडीपी लगा हुआ है, ठीक है, क्रॉस ब्रिज भी बन चुका है। अब जब दोनों की क्रॉस ब्रिज हो जाएगी तो उसके बाद ये दोनों क्या करेंगे, ये रोटेट करने की कोशिश करेंगे, और जब ये ऐसे रोटेट होंगे तो यहाँ पे ये लगा था, क्या लगा था आपका, एडीपी, ये रिलीज हो जाएगा। और इस स्टेप से ऐसे रोटेट होते आते समय एक तो एडीपी रिलीज हो गया और बहुत ज्यादा फोर्स लगा है, तो जब ये फोर्स लगा होता है तब बहुत ज्यादा फोर्स लगा इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो उस टाइम पे ये जो एक्टिन है आपका अंदर की तरफ स्लाइड हो जाएगा उस फोर्स की वजह से ये जो एक्टिन है ये अंदर को स्लाइड हो जाएगा। कौन कर रहा है, ये अब मायोसिन कर रहा है, ठीक है, दोनों ने क्रॉस ब्रिज बनाया था, एडीपी क्योंकि वो रीओरिएंट हो रहे थे, रोटेट करने की कोशिश कर रहे थे, तो एडीपी आपका रिलीज हो गया और बहुत ज्यादा फोर्स लगा, तो अब ये चीज आपकी छोटी हो जाएगी, सार्कोमेर छोटा हो जाएगा, जेड डिस्क क्लोज आ जाएंगे, ये गैप फिल हो जाएगा, पास में आगे आपका कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है। तो ये जो रिलीज ऑफ एडीपी के दौरान जो जनरेशन ऑफ फोर्स लगी है, या फोर्स जनरेशन बोल लो, फोर्स जनरेट हुआ है, फोर्स जनरेशन, इट विल लीड टू द स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ओवर द मायोसिन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जेड डिस्क कम क्लोजर और आपका सार्कोमेयर बिकेम शॉर्टन। समझ आई ये बात आपको, ये होगा। अब लास्ट में डिटैचमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। अब इन दोनों ने मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं एक्टिन और मायोसिन, तो जब एटीपी आएगा दोबारा से, यहां से मान लो दूसरा कोई लेते हैं आपका, एटीपी आया, ठीक है, और ये एटीपी आके जैसे ही अपनी जगह लेगा यहाँ पे, ठीक है, हमें पता है एटीपी बाइंडिंग साइट है मायोसिन के ऊपर, तो तभी ये दोनों एक्टिन और मायोसिन डिटैच हो जाएंगे। कब होंगे, जब
न्यू एटीपी आकर इसके साथ लगेगा तो डिटैचमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख दूं न्यू एटीपी अटैच टू मायोसिन हेड, देन एक्टिन एंड मायोसिन डिटैच। ठीक है, डिटैच होगा। अब एटीपी आ चुका, एटीपी के आते ही सार क्या हुआ, डिटैच हो गया। और फिर से अब डिटैच तो हो गया, हमें पता है कि हाँ एटीपी एंजाइम प्रेजेंट है, फिर से वो हाइड्रोलाइज कर देगा, फिर से दोनों जुड़ जाएंगे। तो ऑलमोस्ट आपका 1 सेकेंड में 5 टाइम्स एक्टिन और मायोसिन के बीच में, एक्टिन एंड मायोसिन के बीच में डिटैचमेंट होती है। ठीक है, 1 सेकेंड में 5 टाइम्स। और एक बात है, एक सार्कोमेयर में 1 सार्कोमेयर कंसिस्ट ऑफ 300, 1 सार्कोमेयर नहीं बोलूंगी, एक थिक जो फिलामेंट है। ठीक है, ये जो मैंने थिक पोर्शन दिखाया है, ठीक है, ऐसे ये बहुत सारे होते हैं। एक थिक फिलामेंट में बहुत सारे आपके मायोसिन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मान लो ऐसे हेड करके है, दूसरा इधर से निकल रहा है। ठीक है, तो एक आपके मायोसिन में बहुत सारे एक थिक फिलामेंट में बहुत सारे मायोसिन है। तो आपकी एक थिक फिलामेंट में 1 थिक फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ 300 मायोसिन। ठीक है, ये बात याद रखना आप। अगर एक मायोसिन के पास 2 हेड होते हैं, ये हमने देखा 2 हेड है, तो 300 मायोसिन है, तो ये कितने क्रॉस ब्रिजेस बनाएंगे सिंगल टाइम में? 600 क्रॉस ब्रिजेस बनाएगा एक्टिन के साथ। ठीक है, ये तो हमने एक ही बात की थी। तो ये जो प्रोसेस है बार बार चलता रहता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसीजर है, जब आप मोशन में होते हो, मूवमेंट करते हो या कोई काम कर रहे हो, कुछ भी करते हो, आपको पता है मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उस टाइम पे। इवन आप जब नॉर्मली बैठे थे उस समय भी बहुत माइनर पर हल्का हल्का कॉन्ट्रैक्शन उस टाइम भी चल रहा होता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्विचिंग ऑफ द मसल्स बोलते हैं। तो ये सारा आपका टॉपिक था, और इसे हम बोल देते हैं द स्लाइडिंग फिलामेंट, क्योंकि एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रहे थे। ठीक है, इनमें से छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि ये बैंड, ए बैंड क्या है, एच बैंड क्या है, आई बैंड क्या है, एम लाइन क्या है। ठीक है, जब स्लाइडिंग होता है तो एक्टिन एम लाइन के पास ही आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और एटीपी की कैसे हमने यहाँ पे ज़रूरत पड़ी, जब प्रोसेस इनिशिएट होता है एटीपी की भी ज़रूरत पड़ी और कैल्शियम की भी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हें आप अच्छे से रिकॉल कर लेना। हमेशा पढ़ने का एक अच्छा तरीका यही है कि जैसे ही आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, उस टॉपिक को बंद करो, उसके बाद समराइज करो, जस्ट बुक बंद करो, एक स्टोरी की तरह उस चीज़ को पढ़ो, रिकॉल करो कि अच्छा ऐसे हुआ, उसके बाद ये हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। अगर तब आपको भूलता है, देन रीओपन द बुक और रीओपन द वीडियो, फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ। इस तरीके से पढ़ोगे ना तो लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहेगा आपकी मेमोरी में। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी चीज़ें अगर अभी भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो मैं आपका जो डाउट होगा उसे ज़रूर क्लियर करूँगी। ठीक है, थैंक यू।